I'm Atiya Ansari, your history educator, and we are studying Spectrums, a brief history of modern India. आज हम हमारे चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट करेंगे, दैट इज द पार्ट 11, एंड चैप्टर का नाम है एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। हमारे पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ब्रिटिश इंडिया के जो रिलेशंस थे विद द नेबरिंग स्टेट्स, उन्हें जानने और समझने के लिए। हमने अभी तक तिब्बत, भूटान, बर्मा, नेपाल, इन सभी के साथ ब्रिटिश इंडिया के कैसे रिलेशंस थे, कैसे डिफरेंट वॉर्स एंड बैटल्स के ज़रिए उन्हें अनेक्स किया गया, किसी के साथ कैसे ट्रीटीज़ की गई, एंड हाउ दे ट्राइड टू एलिमिनेट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स एज वेल। हमारी आज की क्लास उसी का वन स्टेप अहेड होगा, एंड वी आर गोइंग टू फर्दर डील with the neighboring states only, and today specifically we are going to focus on the Anglo-Afghan relations. Let's begin. Anglo-Afghan relations. सो अगर हम 19th सेंचुरी की शुरुआत की बात करें, सो जो रशियन इन्फ्लुएंस है, रशिया का जो इफेक्ट है वो पर्शिया या फिर ईरान जिसे हम कहते हैं वहाँ पर बढ़ने लगा, और उसने ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस को कम कर दिया। एंड ऑफ कोर्स ये जो होगा इंग्लिश को पसंद नहीं आएगा, सो ये सोचने लगेंगे फॉर अ स्कीम कि वो कैसे स्टैब्लिश करे एक न्यू रूट जो रिवर यूफ्रेट्स से इंडिया की तरफ आएगा, ताकि उन्हें पर्शिया से डील ना करना पड़े, जहाँ पर अब ताकत बढ़ गई है रशिया की। एक ट्रीटी होगी 1828 में जिसका नाम होगा ट्रीटी ऑफ टर्कोमंचाई। ठीक है, इस ट्रीटी के जरिए इंग्लिश इस बात से बहुत चौकन्ना हो जाएंगे कि देयर आर चांसेस कि रशियंस जो है इंडिया में आ जाएं या इंडिया में इन्वेड करें। हमने फ्रैंको रशियन के बारे में भी देखा था, जब नेपोलियन बोनापार्ट के साथ मिलकर दे द चांस कि रशिया इन्वेड कर सकता है इंडिया को। यह हमेशा से एक खतरा रहा है ब्रिटिशर्स के लिए, और हम जानते हैं कि भारत में आने का रास्ता किसी भी इन्वेडर के लिए हमेशा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही होकर गुजरता है। सो इसलिए ब्रिटिशर्स एक बफर जोन बनाने की कोशिश करेंगे, एंड ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ दैट ओनली। हम देखेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि एक साइंटिफिक फ्रंटियर बन जाए इंडिया के साइड से, और जो पासेस हैं नॉर्थ वेस्ट में, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया, इट्स अ वे थ्रू जिससे आप दूसरी टेरिटरी में जा सकते हो। नॉर्मली जो माउंटेन रेंजेस होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर ये पासेस पाए जाते हैं। और हम जानते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ ऑल अबाउट हिमालय और हिमालय की वैलीज़। सो वो था एक बहुत ही की पार्ट था इंडिया में आने का। द नीड वॉज फेल्ट फॉर अफगानिस्तान टू बी अंडर कंट्रोल। और ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अगर हमें यहाँ पर अपना कब्जा रखना है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान के साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जाएं। हम देखेंगे कि जब लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं और अपनी पावर संभालते हैं तो कैसे उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी के ज़रिए चीज़ें बदलती हैं। वो 1836 में गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, एंड ही इज़ ऑल अबाउट द फॉरवर्ड पॉलिसी। वो इस बात का इम्प्लाई करते हैं कि जो कंपनी की गवर्नमेंट है इंडिया में, उसको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, न सिर्फ अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि चांसेस है कि रशियन अटैक भी हो, सो उसके लिए भी हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। एंड ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने के लिए को सहारा लेंगे ट्रीटीज़ का, अपने पड़ोसी ममालिक के ज़रिए, नेबरिंग कंट्रीज़ के ज़रिए, और अगर ट्रीटी के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए फ्रेंडली रिलेशंस नहीं बन पाएंगे, सो वो उस पर कंप्लीटली एनेक्सेशन कर लेंगे, कंप्लीटली कब्ज़ा कर लेंगे। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो वहाँ के जो अमीर थे, वहाँ के जो रूलर थे, उनका नाम था दोस्त मोहम्मद। अब वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाए। ही वॉज नॉट अगेंस्ट द फ्रेंडशिप, बट ये कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर रहे थे, ये एक कंडीशनल फ्रेंडशिप चाहते थे। ऑन द ब्रिटिश हेल्पिंग हिम टू रिकवर पेशावर फ्रॉम सिख,
हम जानते हैं कि जो सिख अंपायर था पंजाब में वो कैसे ताकतवर होता जा रहा था रंजीत सिंह के अंडर। जो अफगानिस्तान के मीर थे वो कहते हैं ब्रिटिशर्स को कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करूंगा बट मुझे मेरा एक टेरिटरी जो कि पेशावर है उसे रिकवर करना है, उसे दोबारा हासिल करना है। लेकिन ब्रिटिशर्स इस फ्रेंडशिप के लिए रिजेक्शन दे देंगे, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ब्रिटिशर्स को आदत है कि वो डोमिनेंट होते हैं किसी भी ट्रीटी में, किसी भी फ्रेंडशिप में, किसी भी रिलेशन में। लेकिन अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद की ये बात दे आर गोइंग टू रिजेक्ट। अब जब इंग्लिश के ज़रिए दोस्त मोहम्मद को रिजेक्ट कर दिया गया है सो वो टर्न करेंगे रशिया और पर्शिया की तरफ मदद के लिए। हम जानते हैं कि रशिया और पर्शिया एनीवेज दे आर मच टुगेदर। पर्शिया में रशिया का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये एक्शन जो होगा दोस्त मोहम्मद का ब्रिटिशर्स को प्रॉम्प्ट करेगा, उन्हें नज करेगा और वो फाइनली डिसाइड करेंगे कि हम अफगानिस्तान के साथ अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाएंगे। और इसी का नतीजा होगी ट्राईपार्टाइट ट्रीटी जो 1838 में साइन होगी। हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी इस ट्रीटी की बात की है। इसमें वो एंटर करेंगे बाय द ब्रिटिश, सिख एंड शाह शुजा। अब शाह शुजा कौन है? तो शाह शुजा जो होंगे वो डिपोस्ट कर दिए जाएंगे फ्रॉम द अफगान थ्रोन इन 1809 एंड हैड बिन लिविंग सिंस देन एज अ ब्रिटिश प्रिजनर इन लुधियाना। ये बात हो रही है 1809 में। अफगान के जो रूलर हुआ करते थे वो थे शाह शुजा, लेकिन उन्हें उनकी गद्दी से हटा दिया गया था और अब वहाँ पर गद्दी पर थे दोस्त मोहम्मद। लेकिन ब्रिटिशर्स जो ट्रीटी करेंगे वो शाह शुजा, सिख यानी पंजाब अंपायर और खुद ब्रिटिश, ये तीन पार्टियां इस ट्रीटी में शामिल होंगी। अब ये ट्रीटी किस बारे में बात करती है? इसमें ये बात की गई थी कि शाह शुजा को वापस से अफगानिस्तान की गद्दी मिल जाएगी सिख की हेल्प के ज़रिए, साथ ही साथ कंपनी भी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भी उनकी मदद करेगी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी फोर फ्रंट में नहीं होगी, वो बैकग्राउंड में मदद करेगी, जिंगलिंग द मनी बैग, यानी जितनी भी मॉनेटरी नीड होगी या पैसों से ज़रूरत होगी हथियार खरीदने के लिए या किसी भी और तौर पर जो भी पैसे का काम होगा दैट इज गोइंग टू बी डन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ओपन हैंडेडली जो उन्हें सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा सिख के जरिए। ये पार्ट ऑफ द ट्रीटी था। देन शाह शुजा जो है अपने फॉरेन अफेयर्स नहीं निभा सकते बिना एडवाइस के सिख और ब्रिटिश की। हम देखते हैं कि ये वन ऑफ द वेरी कॉमन क्लॉज है जब ब्रिटिशर्स किसी भी ट्रीटी में डालते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश के साथ एक और पार्टी को पावर दी गई है और वो है सिख। तो बेसिकली शाह शुजा के फॉरेन अफेयर्स उनके हाथ से चले जाएंगे। Secondly, Shah Shuja give up his sovereign rights over amirs of Sindh in return for a large sum of money. जो अफगानिस्तान में जो अमीर होता था उसके पास ये सॉवरन राइट होता था कि सिंध उनका एक तरीके का सब्सिडरी होता था, एक तरीके से उनके अंडर होता था। लेकिन इस ट्रीटी के जरिए उन्हें इस राइट को छोड़ देना है और उसके बदले उन्हें पैसा दिया गया। अब शाह शुजा जो है उन्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सिख रूलर जो कि उस वक्त थे महाराजा रंजीत सिंह के क्लेम जो वो अफगान टेरिटरी के ऊपर करते हैं नियर द रिवर इंडस, यानी सिंधु नदी के पास जो टेरिटरीज हैं अफगानिस्तान की जहां पर रंजीत सिंह अपना क्लेम बताते हैं, अपना दावा बताते हैं, शाह शुजा को उसे एक्सेप्ट करना होगा। ये सब तय पाया ट्रीपार्टाइट ट्रीटी के जरिए जो साइन हुई थी इंग्लिश, शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह के साथ। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो होगी 1839 में, ट्रीटी साइन हुई है 1838 में, उसके एक साल बाद वॉर होगी। वो कैसे होगी, क्या रीजंस होंगे, विल लर्न अबाउट इट। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी हो चुकी है। अब जो है सिचुएशन बहुत बदल गई पॉलिटिकली उस रीजन में। जो वो खित्ता था अफगानिस्तान, सिंध, पर्शिया, ये जो एरिया था वहां पे पॉलिटिक्स बदल गई। क्यों? जो सबसे बड़े इरिटेंट्स हैं यानी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा इरिटेटेड थे और बहुत ज़्यादा दे वर वरीड, वो कौन थे? पर्शिया और रशिया। लेकिन हम देखेंगे कि पर्शिया लिफ्टेड इट्स सीज ऑफ हेरात। हेरात क्या है? हेरात एक जगह है अफगानिस्तान में।
सो वहाँ की जो सीज है, वहाँ पर जो कब्जा किए हुए थे, घेराव किए हुए थे ईरानी लोग, यहाँ से वो चले जाएंगे। सो अब पिक्चर से पर्शिया बाहर हो गया। और अगर हम रूस की बात करें, सो इनका जो एनवॉय, यानी इनका जो एक तरीके से उनके सामने की जो पार्टी जो उनके जरिए भेजी गई थी, वो काबुल में होती थी। काबुल अगेन अफगानिस्तान का एक पार्ट है। तो वो अपने एनवॉय को भी वापस बुला लेंगे रशिया। दैट मीन्स अब अफगानिस्तान में ना ईरान है ना रूस है। लेकिन ब्रिटिशर्स सोचेंगे कि एनीवेज वो अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू कर चुके हैं, तो वो नेवरदलेस उससे पीछे नहीं हटेंगे। और इसी का नतीजा होगा उनका फर्स्ट अफगान वॉर। ऑल दो उनके इरिटेंट्स निकल चुके हैं जिसके लिए वो फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू किए थे, बट एज दे हैव स्टार्टेड तो अब वो बैकआउट नहीं करेंगे। और हम देखते हैं फर्स्ट अफगान वॉर। ब्रिटिशर्स का जो इंटेंशन था यहाँ पे अपनी पावर स्टैब्लिश करने के लिए, वो ये एक तरीके से था कि एक बैरियर बना दे कि अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ से कोई भी अग्रेशन आए, कोई भी इन्वेडर आए, कोई भी तरह का प्रॉब्लम आए, तो यहाँ पे एक तरीके का बैरियर और अफगानिस्तान में ही चीज़ें सुलझ जाए और उनके मेन टेरिटरीज की तरफ नुकसान ना आ पाए। एज वी हैव सीन कैसे वो बफर जोन बनाना चाहते थे। हम देखेंगे कि इंग्लिश आर्मी कितनी आसानी से काबुल में दाखिल हो जाती है 39 में, और बहुत ही सक्सेसफुली अटैक भी कर देती है। वहाँ की जितनी भी ट्राइब्स थी, कबीले थे अफगानिस्तान के, उन सभी को पैसे के ज़रिए रिश्वत देकर खरीद लिया गया था। दोस्त मोहम्मद को भी फाइनली 1840 में सरेंडर करना पड़ा, और जैसा कि ट्राईपार्टाइट ट्रीटी में कहा गया था, शाह शुजा को बना दिया जाता है अमीर अफगानिस्तान। अब शाह शुजा जो थे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अफगान्स के ज़रिए, ठीक है। और जैसे ही ब्रिटिश विड्रॉ करेंगे अफगानिस्तान में रिबेलियन शुरू हो जाएगा। वहाँ पर मोर्चा खुल जाएगा, किसके खिलाफ? शाह शुजा के खिलाफ। और उसके नतीजे में देखा जाएगा कि वहाँ के जो कमांडर होंगे गैरिसन के, उनकी काबुल में हत्या कर दी जाएगी। अब ब्रिटिशर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उन्हें 1841 में ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। वहाँ के जो अफगान चीफ होंगे, जैसे कि मैंने कहा, वहाँ पर डिफरेंट कबीले होंगे, ट्राइब्स होंगे जो कि रिवोल्ट करेंगे। सो वहाँ के ट्राइब्स के जितने भी मुखिया होंगे, चीफ्स होंगे, उनके साथ 1841 में एक ट्रीटी होगी। ये ट्रीटी इस बात पे अग्री करेगी कि अफगानिस्तान को इवैक्यूएट कर दिया जाएगा, वहाँ से निकल जाएंगे वो लोग, और वापस उनके पुराने अमीर जो कि थे दोस्त मोहम्मद, उन्हें गद्दी दे दी जाएगी। ऐसा ब्रिटिशर्स सोचते हैं, लेकिन उनका ये प्लान बुरी तरीके से फेल हो जाता है और एक नई एक्सपीडिशन भेजनी पड़ती है। और इस एक्सपीडिशन में वापस से काबुल को जीत लिया जाता है इंग्लिश के ज़रिए। अब हम देखते हैं कि एक और साल गुजरता है और 1842 आ जाता है। वहाँ पर ब्रिटिशर्स एक लेसन देख चुके हैं कि कैसे वहाँ के चीफ्स ने, ट्राइब्स ने उनके खिलाफ इतना बुरा रिवोल्ट किया था। सो वो अब सोचते हैं कि वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे और वो एक सेटलमेंट करेंगे पुराने अमीर के साथ जो कि हैं दोस्त मोहम्मद। और इसमें वो कहेंगे कि ब्रिटिश इवैक्यूएटेड फ्रॉम काबुल, और उनको रिकॉग्नाइज कर देंगे एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अफगानिस्तान। सो सिचुएशन अब क्या है कि ब्रिटिश काबुल से निकल आए हैं और वापस से अमीर जो हैं दोस्त मोहम्मद ही हैं। लेकिन जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई, इसका फ़ायदा या नुकसान सबसे ज़्यादा किसे हुआ? फ़ायदा तो इंडिया को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो नुकसान इंडिया को हुआ 1.5 करोड़ रुपीज़। और हम बात कर रहे हैं 1842 की। उस वक्त इतना नुकसान हुआ इंडिया को। और जंग कौन लड़ रहा था? फ्लैग ब्रिटिशर्स का था, बट जो फौजी थे, जो सिपाही थे, वो हमारे भारतीय थे, 20,000 मैन। ऑल ऑफ दैट इंडिया को इसका नुकसान उठाना पड़ा। अब हम बात करेंगे नए ब्रिटिश ऑफिशियल की, जिनका नाम है जॉन लॉरेंस। और कैसे इनकी पॉलिसी जो है, एक वक्त इनकी पॉलिसी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ते थे और चीज़ों को अनेक्स करते थे, उन पर कब्जा करते थे। लेकिन लॉरेंस जब आएंगे तो ये मास्टरली इनएक्टिविटी करेंगे। दैट मीन्स ना आगे ना पीछे, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी एक्टिविटी। वो कैसे होगा? लेट्स सी। सो ये पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी करेंगे। ये रिएक्शन होगा उनका किस बात का? कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में जितनी बुरी तरीके से, एक तरीके से उनकी हार हो गई, दोस्त मोहम्मद ही थ्रोन पर हैं, इतना नुकसान हो गया, पैसे का भी, लोगों का भी।
सो वो सोचेंगे प्रैक्टिकली कॉमन सेंस यही है कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग, और वो इसमें स्लोली स्लोली अपने स्टेप्स को अपने ही पास रखेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि जो अफगान्स हैं और जो उनके ट्राइब्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही पैशनेट है अपनी आज़ादी को लेकर। इवन जो दोस्त मोहम्मद हैं, वो जब 1863 में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब भी जो वहाँ पर गद्दी की लड़ाई होगी, वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, लॉरेंस उसमें कोई भी मदाखलत नहीं करेंगे। ही इज़ नॉट गोइंग टू इंटरफेयर एट ऑल इवन आफ्टर दोस्त मोहम्मद डेथ, क्योंकि वो जानते हैं कि उन लोगों का एक्सपीरियंस वहाँ पर अच्छा नहीं रहा है। Peace at the frontier was not disturbed. No candidate in civil war sought foreign help. और जो शेर अली थे, स्टैब्लिश हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन। लॉरेंस ने फिर बाद में ये किया कि जब दोस्त मोहम्मद के बाद जब शेर अली अफगान की गद्दी पर आते हैं, तो वो उनके साथ फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी एक्टिविटी की जाती है, लेकिन बिफोर दैट किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब सर जॉन लॉरेंस की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये पॉलिसी थी सेल्फ रिलायंस की, यानी आत्मनिर्भर होने की, साथ ही साथ सेल्फ रेस्ट्रेंट की, अपने आप को रोकने की, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कितना चाहते होंगे ब्रिटिशर्स अपने आप को एक्सपांड करने की, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हैं और ऐसा नहीं करते हैं। किस लिए? खुद को ना सिर्फ बचाने के लिए, अपने डिफेंस के लिए, बल्कि डिफायंस के लिए। और वो ये कहते हैं कि वो जब तक अटैक नहीं करेंगे या जब तक भी कोई स्टेप नहीं लेंगे जब तक एक्सट्रीमली नीडेड ना हो। और ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर थे, दे वर कंप्लीटली रेडी एंड टू स्ट्राइक इवन हार्डर, लेकिन जब सिचुएशन आएगी, जब, ऐसा कहना है आरबी स्मिथ का, जो कि बायोग्राफर है जॉन लॉरेंस की, जिन्होंने जॉन लॉरेंस की आत्मकथा लिखी है। अब हम देखते हैं कि नए गवर्नर जनरल आते हैं और ये होंगे लिटन। अब ये लॉरेंस से काफ़ी अलग होंगे। इनकी पॉलिसी होगी पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ये जो है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अंडर बेंजामिन डिज़रायली के बाद वॉइसरॉय बनाकर भेजे जाते हैं भारत में। अब जो है पोजीशन वाइसरॉय कहलाएगी गवर्नर जनरल की बजाय। जब वो आते हैं तो एक न्यू फॉरेन पॉलिसी शुरू करते हैं, और जो एम करेगी एक साइंटिफिक फ्रंटियर की तरफ, साथ ही साथ सेफगार्डिंग स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। लिटन क्या सोचेंगे कि जो रिलेशंस हैं उनके अफगानिस्तान के, उसे अब एम्बिगियस नहीं रखा जा सकता। दैट मीन्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग और जस्ट वेट करें, और ना उनके में कोई चीज़ में बोले, नीदर एक्सपांड करे। वो सोचेंगे कि जो भी रिलेशन, फॉरेन रिलेशंस हैं ब्रिटिश इंडिया के अफगानिस्तान के साथ, वो कुछ कॉन्क्रीट होने चाहिए, इतने कंफ्यूजिंग एम्बिगियस नहीं हो सकते। और हम देखते हैं यही फॉरेन पॉलिसी ऑफ लिटन की कैसे लीड करेगी सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की तरफ। लिटन जो है एक ऑफर करेंगे, एक ट्रीटी के लिए ऑफर करेंगे शेर अली को, जो कि अब के अमीर हैं अफगानिस्तान के। बट जो अमीर थे शेर अली, वो फ्रेंडशिप तो चाहते थे, लेकिन वो फ्रेंडशिप चाहते थे अपने दोनों नेबर्स के जरिए। और दो नेबर्स कौन थे? एक तो था ब्रिटिश इंडिया और दूसरे नेबर थे उनके रशिया। वो चाहते थे कि दोनों के साथ दोस्ती रखी जाए, साथ ही साथ उन्हें अपने आप से थोड़ा दूर भी रखा जाए, ताकि उनके मामलों में वो इंटरफेयर नहीं करे। और शेर अली रिफ्यूज़ कर देंगे कि हम ब्रिटिश के कोई भी एनवॉय को, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को काबुल में हमारे हेडक्वार्टर्स में नहीं रखेंगे। हालांकि हिस्ट्री में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान ने रशियंस की ये बात मानी थी और उनके एनवॉय को अपने काबुल में रखा था, लेकिन वो ब्रिटिश को मना कर देंगे। और ये बहुत ही ब्रेव मूव था शेर अली के ज़रिए। ऑफ कोर्स लिटन जो होंगे इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लीज होंगे, और जब रशियंस अपना एनवॉय काबुल से निकाल देंगे, हटा देंगे, तो अब लिटन डिसाइड करेंगे कि बस अब मैं अफगानिस्तान पर इन्वेट करने वाला हूँ। जो लॉरेंस की पॉलिसी थी नो एक्टिविटी का, उसका खात्मा हो जाएगा, और नतीजा ये होगा कि शेर अली भाग जाएंगे, उन्हें वहाँ से फ्लेड करना पड़ेगा ब्रिटिश इन्वेजन के बस होने के वक्त। और जब ब्रिटिश वहाँ पहुँचेंगे तो ट्रीटी ऑफ गंदामक होगी 1879 में, और ये ट्रीटी साइन की जाएगी याकूब खान के ज़रिए, जो कि शेर अली के सबसे बड़े बेटे होंगे। अब इस ट्रीटी में क्या डिसाइड किया गया? ट्रीटी में ये हुआ
कि जो अमीर होंगे उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो एडवाइस पर चलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिशर्स की, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं एट दैट टाइम। वेरी कॉमन ब्रिटिश रेसिडेंट जो है काबुल में होगा, जिसके लिए उन्हें मना किया गया था कि एनवॉय आप नहीं रख सकते। अब ब्रिटिश रेसिडेंट वहां पर परमानेंटली होगा। थर्ड ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यानी जो ब्रिटिश है वो अमीर को सारे यानी अफगानिस्तान को सारे सपोर्ट देंगे किसी भी फॉरेन अग्रेशन के खिलाफ। मतलब अगर आप पर कोई भी अटैक कर रहा है तो हम आपको साथ देंगे और आपको इसकी एक सब्सिडी एनुअली कुछ आपको पेमेंट करना होगा। अब बट सून याकूब हैव टू एब्डिकेट अंडर द पॉपुलर प्रेशर। हम देखते हैं कि कुछ वक्त बाद याकूब खान इसे एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस अफगानिस्तान में कितना इंपॉर्टेंस रखता है और लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे एंड याकूब खान को अपने लोगों की बात सुननी पड़ेगी और वो ब्रिटिश के खिलाफ हो जाएंगे। उसका नतीजा ये होगा कि ब्रिटिश रिकैप्चर कर लेंगे काबुल को और साथ ही साथ कंधार को भी। अब जो अब्दुल रहमान है वो बनाए जाएंगे न्यू अमीर और लिटन जो है एक प्लान बनाएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, बट वो प्लान उनका कैरी आउट नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो आएंगे लिटन के बाद जो वाइसरॉयशिप आएगी वो आएगी लॉर्ड रिपन के हाथ में, लेकिन लॉर्ड रिपन जो है लिटन के प्लान को अबैंडन कर देंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे और वो खुद की एक नई पॉलिसी बनाएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ और वो सोचेंगे इट्स बेटर टू कीप अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट। हम देखते हैं कि लेटर ऑन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है और रशियन रेवोल्यूशन होता है, यानी हम बात कर रहे हैं 1917 की, सो अफगान जो है डिमांड करेंगे कंप्लीट आज़ादी का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, और उनके लीडर होंगे हबीबुल्ला जो कि अब्दुल रहमान के बाद सक्सीड किए जाएंगे। मीन्स अब्दुल रहमान के बाद जो आएंगे अमीर बनते हैं वो होंगे हबीबुल्ला। उन्हें मार दिया जाएगा 1919 में और उनकी जगह एक और नए रूलर, नए अमीर आ जाएंगे जिनका नाम होगा इमामुल्ला। वो कंप्लीटली ओपनली वॉर डिक्लेयर कर देंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्हें आज़ादी चाहिए होगी, वो अफगानिस्तान को ब्रिटिश के चंगुल से आज़ाद कराना चाहेंगे। फाइनली हम देखेंगे कि 1921 में आते आते अफगानिस्तान के पास फाइनली ये राइट वापस आ जाता है कि आप अपने फॉरेन अफेयर्स में डील कर सकते हैं और यही इंडिपेंडेंस उन्हें मिलेगी 1921 में कि आप अपने फॉरेन अफेयर्स को जैसे भी डील करना चाहते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कैन डू दैट। अफगानिस्तान बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेट साबित होगा ब्रिटेन के लिए। अब हम देखेंगे ब्रिटिश इंडिया और जो उसके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे। तो क्या हुआ यहाँ पर? इंडियन रूलर्स जो थे वो ट्राई करेंगे कि रीच आउट रीजन लाइन बिटवीन इंडस एंड अफगानिस्तान, के इंडस और अफगानिस्तान के बीच में जो रीजन है वहाँ पे एक साइंटिफिक फ्रंटियर बनाया जाए। लेकिन हम देखेंगे ब्रिटिशर्स जो एक के बाद एक कैसे टेरिटरीज को अपने एम्पायर में जोड़ते जाएंगे। हमने देखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध कैसे होता है जो कि बहुत ही इमोरल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अनेक्सेशन ऑफ पंजाब आफ्टर राजा रंजीत सिंह कैसे किया जाएगा और कैसे ब्रिटिशर्स इन सभी को अपनी बाउंड्रीज में ले आएंगे और वो इंडस के बियॉन्ड तक पहुंच जाएंगे। इवन वो बलूच और पठान ट्राइब्स के भी कांटेक्ट में आ जाएंगे जो सदा से इंडिपेंडेंट रहे हैं। फिर कैसे अमीर ऑफ अफगानिस्तान जो है एक नॉमिनल सुजेनिटी के देकर उन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा और अफगानिस्तान भी ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। लेकिन स्लोली इवन लेटर ऑन विल सी कि अफगानिस्तान विल गेट इंडिपेंडेंस, लेकिन वो होगा 20वीं सदी में। ब्रिटिश जो है ऑक्यूपाई कर लेंगे हुंजा, नगर, गिलगिट वैली, जो सभी बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं और ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चित्राल के लिए। सो इसकी वजह से अब्दुल रहमान जो कि अफगानिस्तान के अमीर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने हो जाएंगे, अलार्म्ड हो जाएंगे। अब फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा और ये कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा होगा कि एक बाउंड्री बना दी जाए, ड्रॉ कर दी जाए और ये लाइन कहलाएगी डुरांड लाइन और दुरान लाइन। क्यों? क्योंकि जो पर्सन होंगे जो आरसीएस ऑफिसर इससे डील करेंगे उनका नाम होगा
मॉर्टिमर डुरान, तो उन्हीं के नाम पर ये लाइन बनाई जाएगी। अब ये लाइन क्या डिसाइड करेगी? अफगान लोग और जो ब्रिटिशर्स हैं उन दोनों के दरमियान टेरिटरीज को बांटा जाएगा एक लाइन के जरिए। सो ये लाइन कहलाएगी डुरान लाइन। और जो अमीर होंगे, जो कि यहाँ पर है अब्दुल रहमान, उनको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिले और उनकी सब्सिडी को बढ़ा दिया गया। लेकिन ये जो अग्रीमेंट है बहुत कामयाब नहीं होता है और ये फेल हो जाता है इवेंचुअली। वो पीस नहीं बरकरार रख पाता है दोनों के दरमियान, क्योंकि हम जानते हैं अफगान की जो ट्राइब है वो इवेंचुअली अपराइज करेंगी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। अब इन सभी से डील करने के लिए परमानेंटली ब्रिटिश क्या करेंगे? ब्रिटिश गैरिसन वॉज स्टैब्लिश, वो अपना एक गैरिसन वहाँ पर बना लेंगे चित्राल में और अपनी ट्रूप्स को परमानेंटली वहाँ पर पोस्टेड कर देंगे और जो गार्ड होंगे मलाकंद पास के वहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं कि इन ट्राइबल अपराइजिंग्स पर खासा असर नहीं होगा और 1898 तक फ्रीक्वेंटली हमें वहाँ पर ट्राइब का अपसर्जन देखने मिलता होगा। जब लॉर्ड कर्जन बनाए जाएंगे वॉइसरॉय, तो हम देखेंगे 1899 से 1905 के बीच में वो एक नई पॉलिसी अपनाएंगे और ये क्या होगी? उनकी पॉलिसी ऑफ विड्रॉवल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन ब्रिटिश ट्रूप्स। और उसकी वजह से वो लोग विड्रॉ कर लेंगे और एडवांस उनकी जो पोस्ट होगी वो रिप्लेस की जाएगी ट्राइबल लेवीज के ज़रिए। वो लोग ट्रेंड एंड कमांडेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर, वो ट्राइबल लोगों को ही वहाँ पर पोस्ट करने लगेंगे इन स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर और उन्हें ट्रेन भी और कमांड दोनों ब्रिटिशर्स के ज़रिए किया जाएगा। साथ ही साथ वो ट्राइबल के दरमियान पीस रखने के लिए भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि इवेंचुअली उनकी जो अपराइजिंग है बार बार वो बहुत ही वीक कर सकती है उनकी पावर को वहाँ पर। सो दे वुड ट्राई टू कीप पीस अमंग द ट्राइबल एंड हैव अ क्वाइट सिनेरियो ओवर दैट। वो क्रिएट करेंगे द वेरी फेमस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे कहते हैं NWFP। और ये डायरेक्टली अंडर आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मतलब जैसे हमारी होती है ना यूटीज, यूनियन टेरिटरी, डायरेक्ट सेंटर के जरिए रूल होती है, सिमिलर सिचुएशन होगी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की। डायरेक्टली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होगी। अर्लियर कर्जन से पहले ये जो है पंजाब के गवर्नर के अंडर होती थी, लेकिन हम देखेंगे जो कर्जन होंगे उसे सेंटर के अंडर ले आएंगे। कर्जन की जो पॉलिसीज रही वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में काफ़ी पीस बनाने में कामयाब रही और इस कंडीशन की वजह से हम देखेंगे ऐसा नहीं है कि ट्राइबल अपराइजिंग होगी ही नहीं, देयर वुड बी ट्राइबल अपराइजिंग, लेकिन उन्हें बहुत आसानी से डील कर लिया जाएगा और बहुत रेयरली होंगी। लेकिन हम देखेंगे कि 1932 में ऐसा अनाउंस किया जाएगा कि अब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वो वापस से गवर्नर प्रोविंस हो जाएगा। जैसे उसे सेंटर में डाला गया था वापस उसे गवर्नर के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन हम देखेंगे 1947 में जब फाइनली विभाजन होगा और हमारा पार्टीशन होगा तो ये फ्रंटियर चला जाएगा पाकिस्तान के पास, जो अभी भी उन्हीं को बिलोंग करता है। सो दैट वॉज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द नेबर्स जिनके साथ ब्रिटिशर्स के रिलेशंस कितने अप डाउन होते हैं, कैसे वो डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस के जरिए अपनाई जाती हैं और कैसे वो उस पर डटे रहते हैं। लेट्स हैव अ क्विक समरी ऑफ द इंटायर चैप्टर 5 टू हैव अ ब्रश अप कि हमने क्या देखा है इन 10 पार्ट्स में। सो अगर हम देखें कि ब्रिटिश की इंडिया में जीतने की वजह क्या थी, उनकी आर्म्स जो थे, उनके हथियार हमसे सुपीरियर थे, वो हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन थे आर्मी में भी और अपनी सिविल लाइफ में भी। उनके जो लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट, पावरफुल, साथ ही साथ बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स भी थे। और उनका एक प्लस पॉइंट ये था कि उनके यहाँ हमेशा सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप रेडी होती थी, जो कि इंडिया के नेटिव रूलर्स लैक करते थे। उनके पास पैसा था, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी, उनका ट्रेड इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस था कि उन्हें पैसे की कमी कभी नहीं हुई। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था वहाँ पे वो लोग अपने मुल्क की इज्जत के लिए, द प्राइड ऑफ इंग्लैंड के लिए लड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते थे। लेट्स जस्ट रिवाइज के बंगाल को कैसे
ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया और कैसे प्लासे और बक्सर में उन्होंने डिप्लोमेसी का सहारा लिया। सो 1757 में द वेरी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ प्लासे होती है, रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत जाते हैं। सिराजुद्दौला जो है टेरिटोरियल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया की, कैसे रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और अपना टेरिटोरियल फाउंडेशन शुरू कर देते हैं। हम देखेंगे कि 1746 में क्लाइव की विक्ट्री के बाद कैसे नवाब ऑफ बंगाल, अवध और मुगल एम्परर जो उस वक्त के होंगे शाह आलम द सेकेंड, ये तीनों मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ अटैक करते हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें भी हारना पड़ता है। और कैसे अभी सिंबॉलिकली द एम्परर ऑफ इंडिया भी ब्रिटिशर्स के सामने हार जाता है। डिफरेंट ट्रीटीज की जाती हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इसके साथ जो दीवानी राइट्स हैं वो चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास, ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तीनों इंपॉर्टेंट रीजन्स के। डिफरेंट ट्रीटी साइन की जाती है अवध के नवाब के साथ, डिफरेंट साइन की जाती है शाह आलम द सेकेंड के साथ, और यहीं पर शुरू होता है डुअल गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट होगी वहाँ के बंगाल के नवाब की, जो कि बहुत ही नॉमिनल होगी, सिर्फ नाम की होगी, एंड देन द सेकेंड पावर इज गोइंग टू बी विद द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये जो डुअल गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं होती है। अगर हम हमारे वेस्टर्न पार्ट की तरफ आए, हमारे साउथ सदर्न इंडिया की तरफ आए, सो विल सी मैसूर, जहाँ पे पहले होता था वोदेयार फैमिली का रूल, लेकिन वहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान जो फादर सन डुओ है, वो कैसे अपनी पोजीशन बनाते हैं। लेकिन वो ब्रिटिशर्स के साथ 4 वॉर्स करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और कैसे डिफरेंट ट्रीटीज होती हैं। ये तीनों ट्रीटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। लेकिन हम देखेंगे कि चौथी वॉर में 1799 में कैसे फाइनली टीपू सुल्तान इज गोना डाई ऑन द बैटल फील्ड, और अगेन मैसूर में वोदेयार फैमिली के ही एक माइनर सन को नाम का रूलर बना दिया जाएगा और उन्हें सब्सिडरी अलायंस साइन करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के साथ। इफ विल टॉक अबाउट द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया, और हम देखेंगे मराठास जो कितने इंपॉर्टेंट थे, कैसे वो स्ट्रगल करेंगे अपनी सुप्रेमेसी बनाने के लिए, लेकिन इवेंचुअली ब्रिटिशर्स उन्हें मात दे देंगे। उनकी 3 वॉर्स होंगी और डिफरेंट ट्रीटीज होंगी जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू रिमेंबर। ट्रीटी ऑफ सूरत, पुरंदर, सालबाई, और कैसे ट्रीटी ऑफ बसीन को कहा जाता है भारत में कब्जे की चाबी, और कैसे इस ट्रीटी के बाद पावर्स ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाती हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है मराठास को। लेकिन अगर हम जानने की कोशिश करें कि क्यों मराठास हारते हैं ब्रिटिशर्स के सामने, तो सवाल आता है लीडरशिप का। हम जानते हैं कि जो इंग्लिश लीडरशिप थी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जो नेचर ऑफ द स्टेट था, कैसे सारी पावर सेंटर में होती थी, और अगर लीडर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सब कुछ, सारा लिंक टूट जाता था। दैट वाज द प्रॉब्लम नॉट ओनली विद मराठास बट इंडिया के नेटिव काफ़ी रूलर्स के साथ। इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, सेटअप था, बहुत ही लूज था। मिलिट्री जो है इंफीरियर थी ऑफकोर्स इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। इकोनॉमी भी इनकी बड़ी ही वीक थी और पॉलिसीज बड़ी ही अनस्टेबल थी, जबकि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी और उनको कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऑफकोर्स डिप्लोमेसी इंग्लिश के ज़रिए और उनका स्पाइनेज, यानी उनके जो खुफिया सारे ज़राए थे, उनके जो स्पाई सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा ही सुपीरियर था। एक अलग बात जो आ जाती है वो था प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ इंग्लिश। जो इंग्लिश थे वो रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, ऑल्दो उनकी मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही थी, बट अगर हम एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन की बात करें, सो हियर दे वर ऑल अबाउट द टेरिटरी एंड द मनी। सो उनका ये प्रोग्रेसिव जो आउटलुक होगा वो उन्हें एक अपर हैंड देगा हमारे इंडियन रूलर्स पे और यहाँ पर मराठास पर। फिर हम देखते हैं 1843 में कैसे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध होती है, जिसे ही बड़ा ही इमोरल कंसिडर किया जाता है। एंग्लो अफगान वॉर में हारने के बाद एक तरीके से वो बदला निकालेंगे और फाइनली सिंध को अपने कब्जे में कर लेंगे। और लॉर्ड एलन बोरो जो होंगे उस वक्त होंगे गवर्नर जनरल इंडिया के। सिंध के कैप्चर को एक बहुत बड़ी गलती भी माना जाता है। अब हम देखेंगे पंजाब में क्या हो रहा था। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर की गई राजा रंजीत सिंह के जरिए। राजा रंजीत सिंह जो थे
वो बहुत ही एबल डिप्लोमेट एंड वेरी गुड मिलिट्री लीडर भी थे, और उन्होंने पंजाब के जो एम्पायर को बहुत एक्सपांड किया था, लेकिन इवेंचुअली उनकी डेथ के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट जो उनकी पॉलिसीज थी। जो पहली पॉलिसी हम देखेंगे दैट इज रिंग फेंस पॉलिसी, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के जरिए बनाई जाती है, एंड हाउ ही टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग अ बफर जोन एंड कैसे अपने आप को बेटर तरीके से सेफ रखा जाए। देन कम्स वेलेस्लीज द वेरी फेमस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसके जरिए न सिर्फ इंडियन स्टेट्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए पैसे देने पड़े, बल्कि ब्रिटिश एनवॉय को, रेसिडेंट को अपने दरबार में रखना पड़ा, अपने फॉरेन अफेयर्स उन्हें सौंपने पड़े, और इतना हाई अमाउंट पे करना पड़ा कि इवेंचुअली वो अपनी टेरिटरी ही खो देते हैं। द वेरी फर्स्ट पर्सन टू साइन वॉज हैदराबाद के जो निज़ाम थे, वो था फर्स्ट पर्सन टू साइन द सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स जिन्होंने खुद साइन की, किसी को मजबूरी में साइन करना पड़ा। मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवाज जो थे मराठा के, भोसले, शिंदे, जोधपुर के जो राजा थे, जयपुर के मचेरी, बूंदी, भरतपुर, इन सभी को सब्सिडरी अलायंस साइन करना पड़ता है। देन विल टॉक अबाउट लॉर्ड डलहौजी के जरिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। ऑल्दो ये ओरिजिनेटर नहीं थे, लेकिन इनके टाइम में हम देखेंगे कि अ लॉट ऑफ स्टेट्स लैप्स्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थ्योरी के अंदर, और जिसमें थे सतारा, संभलपुर, भगत, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध। अवध को किस बेसिस पर लैप्स किया गया था? माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर, कि वो अपनी स्टेट को सही तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी बहुत हीट झेलनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजी ऑफ इट, एज द क्वेश्चन माइट कम विद रिगार्ड टू दिस। अब जो हमने अभी कुछ वीडियोस में देखा वो थे रिलेशंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया उनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ। हमने उनके रिलेशंस नेपाल, बर्मा और भूटान के साथ देखे, कैसे ट्रीटी ऑफ लासा की गई और कैसे लामा फ्लेड फ्रॉम द रीजन। उसके बाद देखा हमने एंग्लो अफगान रिलेशंस और कैसे वो डिफरेंट लीडरशिप के अंडर उनकी पॉलिसीज चेंज होती रहीं। ऑकलैंड, लॉरेंस, लिटन, रिपन और सभी की पॉलिसीज कैसे बदलती हैं। कोई इनएक्टिविटी की बात करता है, सो सम टॉक्स अबाउट द प्राउड रिजर्व, तो कुछ फॉरवर्ड पॉलिसी के जरिए आगे बढ़ते हैं। देन फाइनली ट्रीटी ऑफ गंदामक की जाती है, एंड कैसे इवेंचुअली अफगान्स जो हैं अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर ही लेते हैं। उसके बाद हमने बात की मॉर्टिमर दुरान के जरिए बनाई गई उस लाइन का जो इंग्लिश और अफगान के दरमियान टेरिटरीज को बांटता है, और डुरांड एग्रीमेंट होता है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल नहीं साबित होता है। So with this we have come to the end of our chapter number 5.